हेलो दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत। भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग दोस्तों, जो आप सब इस इवनिंग के सेशन में आए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हम अपनी पहली क्लास जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी वो आज सुबह ही 10 बजे किए हैं, और आज सेकेंड क्लास जो आज शाम को 4 बजे हो रहा है, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि LNMU यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे और उन्हें अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में सहायता मिले। दोस्तों, आप सभी इस इवनिंग के सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, और हम 30 सेकेंड का आपको पास टाइम दे रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने सभी सोशल अकाउंट पे शेयर करें। और मैं आपको बता देता हूं कि ऑडियो समाप्त होने के बाद आप अपना डाउट, अपना कोई सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर एक डाउट, हर एक सवाल का जवाब दे दूं। समय नहीं है न आपके पास न हमारे पास कि इतना बातें कर सके, तो आइए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। तो एग्ज़ाम में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट देखने को मिल सकता है। तो आप सुनिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। भारत की भावी शासन व्यवस्था के संबंध में संविधान सभा की समझदारी का उल्लेख करें, या फिर भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का भूमिका का वर्णन करें, या फिर भारत में संविधान सभा के गठन एवं कार्यकरण का आलोचनात्मक आकलन प्रस्तुत कीजिए। कुछ इस तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कुछ इससे रिलेटेड भी आपको इस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो सेम टू सेम इसे पे आधारित हो। तो जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ वो आंसर उस क्वेश्चन पर भी अप्लाई होगा जो इस सवाल से मिलता जुलता हो। तो आइए हम इस सवाल का आंसर जानते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा, व्याख्या करता रहूँगा, और आपको लिखना कैसे है ठीक उसी शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार निश्चित रूप से सुनिएगा, क्योंकि 2 बार सुनने के पश्चात आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको ये याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। संविधान सभा स्वशासन अर्थात प्रजातंत्र की देन है। जनता अपने शासन विधान का निर्माण स्वयं करे, यह प्रजातंत्र का मूल मंत्र है। जनता अपने इस अधिकार का प्रयोग एक विशिष्ट रूप से निर्वाचित या संगठित सभा द्वारा करती है, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को
सदियों की पराधीनता के बाद भारत स्वाधीन हुआ। तत्पश्चात भारत को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो देश का आधारभूत विधान बन सके। अतः स्वतंत्र भारत ने एक नवीन संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इस कार्य को करने का भार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा को सौंपा गया, जिसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। साधारणतया प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में जनता अपने अधिकारों एक विशिष्ट रूप से गठित सभा के माध्यम से प्राप्त करती है, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। इस प्रकार संविधान सभा उस सभा को कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है या किसी देश के संविधान का निर्माण करने हेतु वहाँ के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा है। तो यहाँ तक हम संविधान सभा के डिफिनीशन विभिन्न प्रकार से जाने हैं। संविधान सभा जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा होती है जो जनता के लिए ही एक ऐसा विधान तैयार करे जिसे सर्वसम्मति से सभी लोग मान्य करें और उसे ही फॉलो करते हुए एक देश सुचारू रूप से चल सकता है। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। भारत में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की पहली बैठक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। भारत में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। डेट वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक। इस बैठक में 289 में से 210 सदस्य उपस्थित थे। तो आप पूछिएगा कि 210 ही क्यों थे, बाकी के 73 सदस्य किधर थे? तो बाकी के 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे और मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो 289 सदस्य थे, जिसमें से 210 सदस्यों ने इस संविधान सभा में शिरकत किए और मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों ने इस संविधान सभा में शिरकत नहीं की है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर दूसरा आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। श्री B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। B.N. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पे नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे और उसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था,
उसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या सब थे, तो उसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, भारत एक पूर्ण व संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा और इसे स्वयं अपने संविधान का निर्माण करना है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट है, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, भारतीय रियासतों के क्षेत्र एवं इन दोनों के बाहर के क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, सबको मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। जो उस समय के ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे, जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते थे, और उसके अलावा जो छोटे छोटे रियासतें थे या और भी जो छोटे छोटे पार्ट थे जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, उन सभी को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण होगा। थर्ड पॉइंट है, संघ के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र स्वायत्तशासी इकाई होंगे जिनकी सीमाएं वर्तमान जैसी रहेगी या संविधान द्वारा निश्चित की जाएगी। फोर्थ है, संघ अथवा राज्यों की समस्त राज्य शक्ति का मूल स्रोत जनता ही होगा। और पांचवा है, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, पद, अवसर एवं कानून की समानता, विचार, भाषा, अभिव्यक्ति, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता कानून और सामाजिक नैतिकता के अधीन प्रदान की जाएगी। ये कुछ पॉइंट हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट थे हमने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं। संविधान सभा के कार्यकरण में ये उद्देश्य मार्गदर्शक सिद्ध हुए। पंडित नेहरू ने कहा था कि इस प्रस्ताव में हमारी वे आकांक्षाएं व्यक्त की गई है जिनके लिए हमने इतने कठोर संघर्ष किए। संविधान सभा इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण करेगी। के.एम. मुंशी ने इन उद्देश्यों को भारतीय गणतंत्र की राजनीतिक जन्म कुंडली की संज्ञा दी। ये नाम और ये कथन दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। नाम याद रखिएगा के.एम. मुंशी और उनका कथन याद रखिएगा भारतीय गणतंत्र की राजनीतिक जन्म कुंडली, जो उन्होंने इस प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने दिए थे उनके बारे में कहा है। आगे चलते हैं। भारत जैसे विशाल देश के लिए संविधान निर्माण आसान कार्य नहीं था, अतः इसे आसान बनाने के लिए अनेक समितियों का निर्माण किया गया। प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। इस समिति ने काफ़ी सोच समझकर संविधान का प्रारूप तैयार किया जो फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। इसमें 315 धाराएं तथा 8 परिशिष्ट थे। 4 नवंबर 1948 को इसे संविधान परिषद में पेश किया गया। 144 दिनों तक इस प्रारूप पर विचार होता रहा और उनमें संशोधन भी याद रखना आवश्यक है। उनमें 2473 संशोधन पेश किए गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से कई संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया गया। स्वीकृत संविधान में 395 धाराएं तथा 8 परिशिष्ट थे। 26 जनवरी 1950 के दिन
हमारा यह संविधान सारे देश में लागू कर दिया गया। इस प्रकार विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर एक पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभु संपन्न गणराज्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ तक थी हमारे संविधान सभा के गठन, उनके बनने, उनके अध्यक्ष, इन सभी का विस्तृत विवरण। अब आइए हम आगे देखते हैं। संविधान सभा की स्थिति के संबंध में मुख्य रूप से दो आपत्तियां लोगों की। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां अच्छाई का काम होता है वहां कुछ बुराई लोग आ ही जाते हैं, या कुछ आपत्तियां लोगों को होती ही होती है। तो मुख्य दो आपत्तियां लोगों को थी। पहली तो यह कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, इसलिए यह एक संप्रभु संस्थान नहीं है और इसे कैबिनेट मिशन योजना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और मर्यादाओं के भीतर ही कार्य करना पड़ेगा। ऐसे विचार संविधान सभा के ही माननीय सदस्य M.R. जैकर और ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सन विंस्टन चर्चिल का था, किंतु संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने उनके विचार को स्वीकार नहीं किया। N.G. अयंकर ने ठीक ही उत्तर दिया था कि मिशन की योजना को जनता ने स्वीकार किया था और जनता के सदस्यजन जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए सभा संप्रभु है। पुनः जब भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया तो इस सभा पर जो कुछ भी वैधानिक प्रतिबंध हो सकता था वह भी समाप्त हो गया। तो यह तो पहली आपत्ति थी। और दूसरी आपत्ति इसके प्रातिनिधिक स्वरूप पर थी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन चूंकि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, अतः इसी आधार पर उपर्युक्त आपत्ति समाजवादी दल के प्रमुख एवं सुप्रसिद्ध नेता जयप्रकाश नारायण ने उठाई थी। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से यह आपत्ति उचित अवश्य है पर व्यवहारिक नहीं है। उस समय भारत में सांप्रदायिक दंगों से तनावपूर्ण वातावरण था, विभाजन से उपजी अनेक समस्याएं थी, नागरिकों को मताधिकार देने संबंधित पंजीकरण की समस्या थी, संविधान सभा में और भी अनेक समस्याएं थी। और संविधान सभा में भारतीय समाज के प्रायः सभी ख्याति प्राप्त विद्वान मौजूद ही थे, जैसे अंबेडकर हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, राधा कृष्णन हुए, हृदयनाथ कुंजरी हुए आदि। ये सभी इस संविधान सभा के सदस्य थे। तो इस पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि इस संविधान सभा को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी, पर इनमें भी कोई दम नहीं है। व्यवहारिक कारणों से ही जनमत संग्रह नहीं कराया गया था, चूँकि वहाँ दंगे हो रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं बंगाल में दंगे हो रहे थे और भी जगहों पे दंगे हो रहे थे। तो ऐसे में चुनाव कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो जो कैबिनेट मिशन के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे वे भी जब आज़ाद हुए तो अपने हिसाब से अपने देश की जनताओं के मूलभूत अधिकार को देखते हुए काम करना शुरू किए। चूँकि इनमें सभी प्रांत के सभी लोग निश्चित रूप से भागीदार थे, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि यह एक तानाशाही था या और भी कुछ। अब हम अंत में निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माता सिद्धांतवाद के स्थान पर व्यवहारिकता से प्रेरित थे। संविधान निर्माण के प्रत्येक पहलू पर विभिन्न मत और दृष्टिकोण प्रकट किए गए और वाद विवाद में विभिन्न प्रवृत्तियों का उद्घाटन
हुआ। संविधान सभा में अधिकांश निर्णय यथासंभव आम राय से ही लेने की कोशिश की गई, परंतु कुछ ऐसे भी आर्टिकल थे, धाराएं थे, जिनके लिए मताधिकार का प्रयोग किया गया। संविधान जिस रूप में तैयार किया गया वह एक राजनीतिक दस्तावेज था। यद्यपि उनमें समाजवादी व्यवस्था कायम करने का दावा नहीं किया था, किंतु सामान्य व्यक्ति मताधिकार, नागरिकों के लिए राजनीतिक अधिकारों की गारंटी एवं विभाजित देश की एकता को मजबूत बनाने की व्यवस्था अवश्य की गई थी। संघीय ढांचे में मजबूत केंद्रीय प्रशासन, मौलिक अधिकारों एवं उनके मुकाबले में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों, संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलेक्षण तथा सोवियत प्रकार का केंद्रीय आयोजन आदि बातों की व्यवस्था संविधान में की गई थी। एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई जिसमें भाषाएं एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया जाए। अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के लोगों की उन्नति के लिए भी प्रावधान किए जाएं, जो आबादी के अनुपात में 20% होते हुए भी उत्पादन के साधनों से वंचित थे। ये सब बातें हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं। निष्कर्ष में हम ये भी लिख सकते हैं कि 1950 के बाद विभिन्न परस्पर विरोधी वर्गों के बीच संसद और न्यायपालिका के बीच अथवा मौलिक अधिकार एवं निदेशक सिद्धांतों के बीच पैदा हुए संघर्षों का समाधान किया गया। यद्यपि संविधान में वर्तमान की अगर बात करें तो 115 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, फिर भी कुल मिलाकर यह संविधान सफल रहा। इस संविधान के अंतर्गत देश में 13 आम चुनाव हो चुके हैं। 13 ये डिटेल पुराना है, 14 आम चुनाव हो चुके हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप से यह बताया है कि संविधान की क्या सीमाएं हैं। अब ये कथन और इनका नाम दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, 26 जनवरी 1950 से हम ऐसा जीवन आरंभ करने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 से हम ऐसा जीवन आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें अंतर विरोध होंगे। हमें राजनीतिक समानता प्राप्त हो जाएगी, किंतु सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों की असमानता कायम रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में हम यह सिद्धांत स्वीकार करने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक मत होगा, जिसका एक ही मूल्य होगा, किंतु अपने सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के रहते सामाजिक तथा आर्थिक विषयों में हम मूल्यों के प्रति व्यक्ति समानता नहीं ला पाएंगे। ये उन्हीं का कोट किया हुआ बात है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोले थे। हमें इस अंतर विरोध को यथाशीघ्र समाप्त करना होगा, अन्यथा जो लोग असमानता को सह रहे हैं वह राजनीतिक जनतंत्र के इस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे, जिसका निर्माण इस संविधान सभा में इतनी परिश्रम, मेहनत, लगन, दृढ़ता के साथ किया था। हमारा आज का ये टॉपिक का आंसर यहीं समाप्त हो रहा है। हम अगर इसकी मूल सारांश की बात करें तो संविधान निर्माण, उनके अध्यक्ष, उनके प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डेट, इतना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद जो 2 दिन बाद बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। सदस्यों की उपस्थिति संख्या थी 210।
जो फर्स्ट बैठक में थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर जी को चुना गया था और सारे लोग ने मिलके एक विस्तृत एक महान संविधान का निर्माण किए थे। आपको ये पूरा डिटेल डिस्कस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न हो, किसी तरह की दुविधा हो रही हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टाइप कीजिए भारत स्टडीज बिना स्पेस दिए हुए। बिना स्पेस से आपको भारत स्टडीज टाइप करना है और आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाना है। हम सारे नोटिफिकेशन वहाँ भी दे देते हैं और भी बहुत सारा कॉन्टैक्ट जो हम आपके लिए लाते हैं, सभी के सभी वहाँ आपको हम उपलब्ध कराते रहते हैं। तो गुड लक। आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। गुड लक। जय हिंद, जय भारत।